शुरू करें। हम लोग जयपुर जोधपुर के बीच से हमारी जो हिस्ट्री मिलती है वो जयपुर जोधपुर के बीच से हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ हम लोग 56 गांव में बसे थे। हम लोग तुला पांडे हैं और उद्यालक हमारे गोत्र है। हम उद्यालक ऋषि के खानदान हैं। यहाँ आने के बाद हमारा जो गांव था वो रुपईपुर सुल्तानपुर गांव था। रुपईपुर में काफ़ी समय तक हमारा परिवार वहाँ बसा रहा। उसके बाद वहाँ से आकर बेहरा भारी गांव में हमारा परिवार बसा। बेहरा भारी में काफ़ी समय तक रहे। उसके बाद आपस में विरोध खड़ा हुआ। एक तो लंबा परिवार था, इसमें विरोध हुआ। तो जब विरोध हुआ तो हमारे परिवार के कई आदमी साधु हो गए। और साधु शुरू में ऋषि आश्रमों में हमारे परिवार की पढ़ाई होती थी, तो कुछ प्रभाव ऋषि आश्रमों का भी था। तो 2 आदमी श्री राम अभिलाख पांडे और श्री प्रज्वलित पांडे, ये 2 शुरू में साधु हो गए थे बहुत पहले। उसके बाद हमारा जो परिवार, हमारे बाबा के पिताजी को घर से निकाल दिया। उसके बाद जहाँ जाते थे वहाँ इनको रहने नहीं देते थे। बाद में बहुत जगह ठोकरे खाने के बाद तब जाकर यहाँ जहाँ पर हम बसे हैं, एक केवट का घर था। केवट ने हमारे परिवार को, हमारे बाबा के पिताजी को पनाह दिया और यहाँ हम लोग बसे। उसके बाद हमारे बाबा थे, उनका नाम था श्री गुप्तार पांडे और हमारी अम्मा का नाम था क्या नाम था, असरफी देवी, ऐसे कुछ नाम था, असरफी देवी। और वहीं से हमारा परिवार चला। मेरे बाबा जो थे उनके एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम था श्री त्रिलोकीनाथ पांडे। त्रिलोकीनाथ पांडे हमारे बाबा थे छोटे। ये भी आश्रम में पढ़े थे और आश्रम का प्रभाव था कि इन्होंने शादी वगैरह नहीं की और काफ़ी दिन तक ये जिए भी। लगभग 90 वर्ष की उम्र में मेरे छोटे बाबा भी मरे और लगभग 95-96 साल मेरे जो बाबा थे श्री गुप्तार पांडे वो भी जिए। अम्मा हमारी बूढ़ी अम्मा भी लगभग 100 साल के करीब जी हैं। पर उनके कुछ कूल्हे में चोट लग जाने की वजह से वो कई साल तक वो खड़ी नहीं हो पाती थी। तो हमारे बाबा को मेरे पिताजी श्री राम निवास पांडे ही अकेली औलाद थे और उनके हम लोग 6 भाई और 5 बहनें हम लोग थे, जिनमें से सबसे बड़े हमारे बड़े भैया श्री देव नारायण पांडे हैं। उसके बाद मेरे पिताजी का नाम पहले ले लिया पांडे के 6 पुत्र और 7 पुत्रियां पैदा हुई, जिनमें से 2 भाई हमारे, वो एक भाई हमारे छोटे श्री आरसी पांडे थे जो हाई कोर्ट इलाहाबाद में जज थे। उनको ब्रेन हेमरेज हो जाने की वजह से उनका देहांत हो गया था। और उनसे छोटे हमारे भाई हरिश्चंद्र पांडे थे
उनको कैंसर हुआ था गले का, उनका भी देहांत हो गया था। मेरे बड़े भैया श्री दया नारायण पांडे अब मतलब प्रेजेंट में वो अभी हैं। उनकी उम्र लगभग 85-86 साल की हो गई है। उसके बाद मैं हूँ। मेरा नाम अभय नारायण पांडे है। मेरी भी उम्र 80 स्टार्ट होने जा रही है। और अभी मेरे 2 भाई, एक भाई मेरे उज्जैन यूनिवर्सिटी के वीसी है, डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे। उनसे छोटे भाई हमारे श्री विनोद कुमार पांडे हैं, जो भोपाल में एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। ये ब्यौरा हमारे भाइयों का है। उसके बाद मेरी परवरिश, मेरे घर में मेरी परवरिश मेरी अम्मा ने ही किया है, बूढ़ी अम्मा ने ही किया है। और मैं मिलिट्री में सूबेदार पद से 91 में रिटायर हुआ हूँ। एट प्रेजेंट मैं घर पर अपनी खेती गृहस्थी पशु वगैरह सब देखभाल कर रहा हूँ। और अभी भी मैं आराम से चल फिर रहा हूँ, अपनी खेती गृहस्थी सब संभाल रहा हूँ। मेरे 2 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुई। बड़ा पुत्र हमारा प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी जयपुर में इंजीनियर है। छोटा लड़का हमारा जबलपुर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। इनके भी बड़े पुत्र के एक लड़का और 2 लड़कियां, और छोटे पुत्र को एक लड़का है। बड़े पुत्र का लड़का वो इंजीनियर है, जो अपना खुद का धंधा करता है। बच्चों की शादी हमने सबकी कर दिया है, और खाली छोटे वाले लड़के का पुत्र जो है अभी शादी नहीं हुई है। अभी वो पढ़ रहा है। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक वो शादी करने के मूड में नहीं है। और मेरी बहनें, मेरी 7 बहनों में 3 बहनें हमारी वो अब सुखाओ मर चुकी हैं, और 4 बहनें हमारी अभी हैं। और हमारे परिवार में बड़े भैया के 5 लड़के और 3 लड़कियां, जज साहब के 1 लड़का और 2 लड़कियां, और मेरे बताई दिया। मुझसे छोटे जो हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर A.K. पांडे, उनके 2 लड़के 1 लड़की, उनके तीनों बच्चे डॉक्टर हैं। उसके बाद मेरे छोटे भाई और हो गया। उसके बाद हमारे भाई विनोद कुमार पांडे, उनके 1 लड़का है और 1 लड़की है। लड़की उनकी वो डेंटल सर्जन है, और प्रेजेंट में अपने पति के साथ ये अमेरिका में रह रही है। ठीक है। और पुत्र जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। और बड़े भैया के 2 लड़के लेक्चरर हैं। एक छत्तीसगढ़ में और एक मध्य प्रदेश में। इसके बाद हमारे भाई
हरिश्चंद्र के 2 लड़के हैं। एक लड़का अपना निजी पैथोलॉजी चलाता है, दूसरा लड़का वो छत्तीसगढ़ में किसी यूनिवर्सिटी में वो कौन सी पोस्ट, जो लेक्चरर पोस्ट पर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। बड़े भैया का लड़का बिलासपुर में है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में है, और छोटा लड़का जो है वो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में है। इसके बाद खाली घर पर जज साहब का एक लड़का, हमारे भाई जो इलाहाबाद में जज साहब थे उनके 2 लड़के हैं। एक लड़का उनका सुल्तानपुर दीवानी कोर्ट में वकील है, वहाँ प्रैक्टिस करता है। दूसरा लड़का कादीपुर में करता था, लेकिन अब सुल्तानपुर में वो भी प्रैक्टिस करने लगा। दोनों वकील हैं। लड़कियों की शादी हो चुकी है। उनकी एक लड़की जो है वो डॉक्टर है, और बाकी जो है हमारे बड़े लड़के के एक लड़का 2 लड़की है। हम बड़े लड़के की लड़की जो है वो श्री विश्वनाथ, कौन कॉलेज, विश्वनाथ क्या लिखते हैं, विश्वनाथ कॉलेज में वो वहाँ वो टीचर है। छोटी लड़की हमारे लड़के की वो प्राइमरी स्कूल अलाउद्दीपुर में वो अध्यापक है। और हमारे घर प्रेजेंट में हमारी बड़ी बहू रहती है, उसके बच्चे हैं, और उनके पतोह है। बस नोट कह सके थे बच्चों अब हमारी पीढ़ी जो है वो पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान रहा है, और सब देख लीजिए अच्छी अच्छी पोस्टों पर सब पढ़े हुए हैं। मैं भी फौज में नौकरी करके 28 साल सर्विस के बाद पेंशन आ गया हूँ। अभी भी हमारे सारे बच्चे सब अच्छी पढ़ाई करके अपना, कोई अध्यापक है, कोई इंजीनियर है, सब अच्छी पोस्टों पर हैं। अब देख रहा हूँ कि जो नई पीढ़ी है इसका पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप सब अगर मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ने के कोई विशेष चांसेस आप लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरा आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग इतनी मेहनत करें कि जिससे कि आपका आगे बढ़ने के चांसेस अच्छे हों। हम देख रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते। 50 छोटे बच्चे हैं, उनको कहने के बाद भी उनका पुस्तक उठाकर पढ़ने का इरादा नहीं करता। मेरे 2 बिल्कुल छोटे बच्चियां हैं हमारे पुत्र की। मैं उनकी पढ़ाई देखकर अच्छी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो हरदम किताब लेकर मेरे पास, पापा मुझे पढ़ाइए, पापा मुझे पढ़ाइए। लेकिन छोटे बच्चे वो पढ़ने के लिए आतुर हैं। अब देख रहा हूँ कि कोई बच्चा किताब उठाने के लिए राजी नहीं है। तो मेरा आप लोगों को, अभिभावकों को ये अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान दें, जिससे कि उनकी पढ़ाई खराब न हो सके। क्योंकि मेहनत अब नहीं करते ये लोग, इनका ध्यान खाली उल्टी पुल्टी टीवी देखना, खिलवाड़ करना और पढ़ना बिल्कुल नहीं है। तो मेरा यही सजेशन था। आप लोग, आशा है कि अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे
तो हमारा तो एक मेरे अपने बलबूते पर ये सारे बच्चे की पढ़ाई हमने अपने हिसाब से कराई है। मैं मिलिट्री में रहते हुए भी सब बच्चों को लेकर और सबकी अच्छी पढ़ाई कराता रहा। आज सब अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे पड़े। अगर आपके बच्चे सही विद्या अध्ययन नहीं करेंगे तो क्या आशा रखा जा सकता है कि वो आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे अपने मन की बात डर के मारे, आप लोगों के डर से कह नहीं पाते। बच्चों को आप साथी की तरह समझाकर उनकी तकलीफ़ों को भी समझने की कोशिश कीजिए, उनके तरीक़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस लाइन में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। जिस लाइन में उनका इंटरेस्ट है उस लाइन में आप इनको सहयोग करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे हताश होकर या तो पढ़ाई छोड़ देंगे अथवा बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। बस कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा अपना बिजी लाइफ कर लिए हैं, जो अपने माता पिता को, बूढ़े दादा दादी को समय नहीं दे पाते। उनके लिए आपका विचार? मैं अनुरोध करता हूँ कि जो भी अध्यापक वगैरह परिवार अध्यापक वगैरह का प्रोफेशन कर रहे हैं, वो लोग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों, अपने अभिभावक, वृद्ध माता पिता और अपने परिवार की तरफ दें। अगर आप परिवार की तरफ विशेष ध्यान नहीं देंगे, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, व्यस्त में आपका पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे तो आपको समय आसानी से निकल आएगा। क्योंकि मैं फौज में सर्विस करने के बावजूद भी व्यस्त लाइफ, बहुत व्यस्त लाइफ हमारी रही, लेकिन उसके बाद भी हमने सारे बच्चों को इकट्ठा रख कर और इनकी पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान दिया। आज जितने पैसे लोगों को मिल रहे हैं, इतने पैसे हम लोगों को नहीं मिलते थे, कम पैसा मिलता था, लेकिन उसी कम पैसे से हमने बच्चों को अच्छा शिक्षा दिलाई। आज शिक्षा का स्तर हमारे बच्चों का, हमारे इस पवस्त में किसी के पास ऐसा व्यवस्था नहीं है। सारे बच्चे जो हैं वो मेहनत करके हमने आदत ऐसी डाला कि वो सब जो है वो आगे बढ़ने का उनको शुरू से आदत पड़ गई और वो आगे बढ़ते चले गए। तो मैं अनुरोध करता हूँ आप लोगों से, आप लोगों की लाइफ बहुत व्यस्त है। हालांकि आप लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, पहले इतना पैसा नहीं मिलता था, ना इतना पैसा का वैल्यूएशन था, लेकिन आज पैसे का वैल्यूएशन बहुत हो गया है, सबके पास अथाह पैसा है। लेकिन अगर है तो एक चीज़ ये कमी है, वो है पेरेंट्स का ध्यान देना, परिवार का ध्यान देना, बच्चों का ध्यान देना। इस पर आप लोग ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसके प्रति विशेष ध्यान दें। मैं छोटी फौज के पेंशन के बावजूद एक एक ईंट हमने ऐसा जोड़ा है कि जिस पर हमें नहीं, हमारे पवस्त को, हमारे काम पर फक्र है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसी तरह से अपने परिवार, अपने पेरेंट्स, अपने घर को सुसज्जित करें। आजकल हर घर में, हर गांव में लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। वो एक दूसरे की अच्छाई से, उनके उत्थान से जलन करते हैं। उसके लिए बाबा आपका क्या विचार है? उनके लिए मेरा विचार ये है कि अगर सम्मिलित परिवार है तो सामूहिक तौर पर सब मिलकर पूरे परिवार का विकास करें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब परिवार का दायरा जो है, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, यहाँ तक ही सीमित हो गया है। बाकी परिवार से रहने के बावजूद भी कोई ताल्लुक नहीं है, और उसकी वजह से
तमाम वैमनस्यता खड़ी होती चली जा रही है। ना पेरेंट्स का ध्यान लोग दे रहे हैं, ना एक दूसरे से प्यार है। सब अपनी अपनी अलग राग में पड़े हुए हैं। जब तक चलता जाता है तब तक महसूस नहीं होता, लेकिन जब कोई ऐसा काम सिर पर आ जाता है जहाँ कोई नुकसान हो जाता है छोटे परिवार का, उस टाइम समस्या होती है उस परिवार को आगे बढ़ाने का। बाबा, आपकी दादी माँ जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो कहाँ से थी? उनका एड्रेस क्या था जो आप मुझसे मिलना चाहते हैं, जिससे हम कुछ हेल्प कर सकें? आप बताइए। मेरी दादी माँ जो है वो बहुत अच्छी थी। हमारी सारी परवरिश उनके, पर्सनली मेरा सारी परवरिश उन्होंने अपने हाथों से की है। फौज में रहते हुए भी मैं काफ़ी सर्विस हमारी थी, उसके बाद भी मैं आकर अपने दादी के आंचल में लेट जाता था और मुझे इतना सुकून मिलता था कि क्या कहूँ। अभी भी मुझे आता है। मेरी दादी जो है 78 में, मैं नागालैंड में था तब मेरी दादी एक्सपायर कर गई। मेरी दादी जो है वो मुझे बहुत बुलाने की कोशिश की, लेकिन एक तो दूर रहने की वजह से, दूसरे मेरी व्यस्त लाइफ की वजह से मैं अंतिम समय में उनसे मिल नहीं पाया। और हमारी दादी जो है यहाँ से वो कौन तीर्थ है, एक तो सरवन तीर्थ के पास एक लोहरा गांव है, वहीं मेरी अम्मा का जन्म हुआ था। अभी भी मेरे दिमाग में आता है कि मैं जाकर उस जन्मस्थली को प्रणाम करूं, क्योंकि मेरी दादी अभी भी मेरे सपनों में आकर दर्शन देती रहती है। तो अब कोशिश करूंगा कि एक बार जाकर उनके घर जो है, उनका जन्म स्थान की मिट्टी को मैं नमन करके आऊं। मेरी बहुत इच्छा है। और कहो। बाबा, आप कहते हैं कि भगवान स्वयं आकर के हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसके विषय में क्या आप जीवंत कहानी हमको बता सकते हैं जो आपके साथ घटित हुआ हो? इस बारे में मैं जो है एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं शंकर जी का पूजा करता हूँ और आज से नहीं, मैं शुरू से ही शंकर जी के प्रति मेरा झुकाव तीव्र रहा है और मैं उनकी ही पूजा आज तक करता रहा हूँ। बीच बीच में ऐसे चांसेस आए हैं जब मैं काफ़ी संकट में रहा, लेकिन जब जब मुझे विशेष संकट आया तब तब ये जाकर और मेरे दुखों को हरा। पेंशन आने के बाद भी मैंने इनके रुख को देखा। ये बार बार मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरा आप लोगों से एक सजेशन है कि आप जिस भी देवता को माने उसे दिल से माने, और जब आप पूजा करें तो मन लगाकर आप पूरा ध्यान केंद्रित करके अपने इष्ट देव को अच्छी तरह पूजा करें। खाली पूजा नाम मात्र के न करें, आप अपने इष्ट देव से सीधा संपर्क बनाकर पूजा करें। जब आप उनसे संपर्क बनाना चाहेंगे वो आपसे संपर्क बना लेंगे। लेकिन अगर आप खाली दिखावटी तरीके से पूजा करना चाहें तब खाली एक ढोंग होता है, पूजा नहीं होती। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग जब भी पूजा करें पूरा ध्यान लगाकर पूजा करें। दूसरे, आपके मस्तक के बीच में वहाँ खास निशान है। जब आपका चित्त शांत हो जाएगा, आज्ञा चक्र।
तो आप उस पर जब ध्यान लगाएंगे तो आपके ध्यान में वहाँ पर मस्तक के बीच में ओंकार प्रकट होगा। जब ओंकार प्रकट होगा या एक छोटी बिंदु आपको लाइट बिंदु मिलेगी, जब लाइट बिंदु आपके मस्तक पर आ जाती है तो आप सारा ध्यान उस जगह, चाहे ओम हो अथवा लाइट बिंदु हो, उस पर ध्यान लगाकर आप भगवान की पूजा करें या अपने इष्ट देव की पूजा करें। जब आप इष्ट देव से संपर्क लगाकर पूजा करेंगे तो आपकी पूजा अच्छी तरह सफल भी होगी। साथ साथ प्रभु जो है वो आपकी सारी कठिनाइयों पर ध्यान रखेंगे और वो हरदम जो है आपके साथ खड़े रहेंगे।